हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नेवर क्राउडेड। यानी कि आपको जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो कंटेम्प्रेरी हैं, वो सभी उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, वही तैयारी कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, वही एकमात्र चीज है जो आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करेगा और जो आपको उस कैटेगरी में लेकर आएगा जहां पे बहुत कम लोग हैं। ठीक है, यानी कि सफलता के तक लेकर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ओवर द लास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में द सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में पार्लियामेंट में मेजोरिटी थी, हैज एवेडेड मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। इवेड करना मतलब टालना, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो जब तक उनके पास में कंफर्टेबल मात्रा में, भरपूर मात्रा में मेजोरिटी थी, तब तक उन्होंने पार्लियामेंट की, संसद की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, उसको वो टालते रहे। नाउ however the BJP heads a coalition that is dependent on allies, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। बीजेपी सरकार जो गठबंधन की सरकार को हेड कर रही है, गठबंधन की सरकार चला रही है और मुख्य तौर पर अपने एलाइज यानी कि सहयोगियों के ऊपर निर्भर कर रही है। द ऑपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर, और इस वक्त पे ऑपोजिशन भी स्ट्रॉन्गर है, पहले कोई ऑपोजिशन था ही नहीं। ठीक है, इस बार ऑपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग है। The change situation is an opportunity for the renewal of parliamentary oversight. तो ये जो बदला हुआ समीकरण है, बदला हुआ जो स्थिति है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है रिन्यू करना। रिन्यू करना मतलब दोबारा से किसी चीज को पुनर्स्थापित करना, किसी चीज को रिवाइव करना। क्या रिवाइव करना है? पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। पार्लियामेंट का जो ओवरसाइट है, निगरानी है, किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव्स फंक्शनिंग। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे अफसरशाही है, उसकी जो कार्रवाई है, उसके ऊपर निगरानी रखी जाए, उसकी जांच हो। द प्रोएक्टिव बिगिनिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज अ केस इन पॉइंट। तो जो प्रोएक्टिव तरीके से, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय रूप से, खुद से ही, किसी ने डिमांड नहीं करी, हमने खुद से ही सेल्फ इनिशिएट कर दिया। क्या किया कि एक नई हमने कमिटी बनाई जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। वो है क्या है? इज अ केस इन पॉइंट। वो एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? किस चीज का उदाहरण है? कि अब हम इन चीजों के ऊपर निगरानी रखेंगे, इस चीज का उदाहरण है। अब इन जो अकाउंटेबिलिटी है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऑन September 2 it notified 161 subjects it had picked for deliberations during its term. तो 2 सितंबर को इस कमिटी ने 161 सब्जेक्ट्स यानी कि 161 टॉपिक्स या फिर वो मुख्य पहलू या बिंदु चुने जिनके ऊपर ये निगरानी रखेंगे, जिनके ऊपर ये इस वक्त कार्रवाई करेंगे। और कब तक का इनका टर्म है? डेलिब्रेशन ड्यूरिंग इट्स टर्म, इनके कार्यकाल तक ये कार्रवाई करेंगे। मोस्ट ऑफ देम बेस्ड ऑन कैग रिपोर्ट्स। इनमें से अधिकतम जो इन्होंने टॉपिक्स चूज किए हैं, जो पॉइंट्स उठाए हैं, वो कैग की रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। द पैनल हैज पिक्ड 5 सब्जेक्ट सुओ मोटो, और इस पैनल ने सुओ मोटो मतलब स्वेच्छा से, अपने आप से 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं, उठाए हैं। रिफॉर्म्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, उनमें से एक है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, परिवर्तन है, उसके बारे में। रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित, उनके द्वारा फंड्स प्राप्त की जाने वाली वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके ऊपर रिव्यू किया जाएगा कि वो किस तरीके से लागू की जा रही हैं, उसमें कोई कार्रवाई जो हुई है वो सही तरीके से हुई है, गलत लोग तो उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें वो जांचेंगे। पॉलिसी मेजर्स अंडरवे फॉर ट्रांजिशन इन द एनर्जी सेक्टर, जो पॉलिसी मेजर्स अभी चल रहे हैं, जो कदम अभी पॉलिसी के कदम उठाए जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, ट्रांजिशन में, परिवर्तन में, बदलाव में, उनके ऊपर जांच होगी। परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज संसदीय कार्रवाई के तहत बनाई गई हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। एंड द लीवाई एंड रेगुलेशन ऑफ फीस
टैरिफ्स, यूजर चार्जेस ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज। और जो भी फीस वगैरह होगी, यूजर चार्जेस, टैरिफ वगैरह होंगे, कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि जो रोडवेज की बसेस वगैरह होती हैं या BSNL की कॉल जो है वो एक पब्लिक वो है ना, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो उनके क्या चार्जेस होने चाहिए, क्या टैरिफ्स होने चाहिए, कुछ वृद्धि करने की जरूरत है, कमी लाने की जरूरत है, इन सब चीजों के ऊपर जांच होगी, इन सब चीजों के ऊपर वो लोग रिसर्च करेंगे, डिस्कशन करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। द PAC हेडेड बाय कांग्रेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल। PAC जिसके अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हैं KC वेणुगोपाल, हैज मेड यूज ऑफ द रूल व्हिच क्लियरली स्टेट्स दैट इट्स फंक्शंस can be beyond the formality of expenditure to its wisdom, faithfulness and economy। बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम किस रूल के बेसिस पे काम करेंगे, जो हमारा रूल क्लियरली मेंशन करता है कि हमारी जो कार्रवाई होगी वो फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं होगी, उससे परे होगी। किस चीज के ऊपर, एक्सपेंडिचर, खर्च जो भी किया जा रहा है किस चीज के ऊपर, उनके विजडम के ऊपर, उनकी ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, उसके परे उनकी कार्रवाई होगी, ठीक है। दिस रूल हैज बीन यूज्ड ओनली रेयरली एंड टू मेक अ पॉलिटिकल पॉइंट। बोल रहे हैं कि ये जो ओपिनियन रहा, ये जो नियम रहा, ये कभी कभार ही यूज किया जाता है और केवल पॉलिटिकल पॉइंट कि भाई हम तो बड़े अच्छे हैं, हम सारा सद्भावना के साथ में काम करते हैं, बस ये दिखाने के लिए किया जाता है। दो द सब्जेक्ट्स पिक्ड बाय पैक हैव पॉलिटिकल अंडरटोन्स, लेकिन जो भी इन्होंने चीजें चुनी हैं, जो भी टॉपिक्स चुने हैं डिस्कशन के लिए, जांच के लिए, वो सभी टॉपिक्स ऐसे हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल अंडरटोन है, पॉलिटिकल उद्देश्य है। द ओवर आर्चिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इज अनमिस्टेकेबल। तो इसी के अंदर जो व्यापक, अब क्योंकि इसका पॉलिटिकल मंशा है, लेकिन हम अपना पॉलिटिकल राइवलरी निकालने के चक्कर में थोड़ी बहुत जनता की भलाई बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम इसको ये नहीं समझ सकते, गलत नहीं सोच सकते कि भाई ये तो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे वो अपना पॉलिटिकल उद्देश्य सिद्ध करते करते अनमिस्टेकेबली क्या करेंगे, जनता की भी थोड़ी बहुत भलाई कर सकते हैं। The constitutional scheme envisages that parliament controls the finances of the country। जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है वो इन्वाइसेज करती है, वो इमेजिन करती है, इस्तेमाल करती है कि पार्लियामेंट जो है वो देश के फाइनेंस को कंट्रोल करता है। Any tax may be imposed only by passing legislation। कोई भी टैक्स जो है वो एक संवैधानिक कार्रवाई के जरिए कोई एक विधेयक लाकर ही पारित किया जा सकता है। All expenditure of the government needs prior sanction from parliament through appropriation bills। तो कोई भी अगर एक्सपेंडिचर होता है सरकार के द्वारा, उसके लिए पहले ही सैंक्शन करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से, अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से। The CAG is a constitutional office that examines and audits the financial functioning of all government departments। CAG एक संवैधानिक ऑफिस है, संवैधानिक संस्था है जो क्या करता है, जांच करता है, ऑडिट करता है जितने भी सरकारी दफ्तर है, कर्मचारी हैं, उनके फाइनेंशियल्स की, कि इसका इतना फंड इनको एलोकेट किया गया था, उस फंड में से इतना फंड कहाँ गया, इतने फंड का हमारे पास में पूरा डेटा है नहीं, कहाँ हमने यूज करना था, क्या इनका ब्लूप्रिंट था, क्या इन्होंने एक्सपेंड किया, क्या इन्होंने स्पेंडिंग करी, तो वो सब चीजें ऑडिट करता है। All its reports are sent to PAC। तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पैक को भेज दी गई हैं। One of the oldest and most significant parliamentary panels। और पैक क्या है, सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री पैनल है, पार्लियामेंट्री समिति है। Government measures that pick the winners of the economy have led to serious allegations of crony capitalism in recent years। बोल रहे हैं सरकार का जो ये कदम रहा कि वो खुद चुनते थे कि कौन किसी भी इकोनॉमी में, हमारे देश की इकोनॉमी में कौन आगे बढ़ेगा, किसको ज्यादा फायदा होना चाहिए, यहाँ पे उनके ऊपर सीधा सीधा अटैक है कि सरकार की ये पॉलिसीज रही कि उन्होंने खुद चेरी पिक किया कि हमें किस बंदे को आगे लेकर आना है, किसकी इकोनॉमी को हमें ग्रोथ देनी है। और इसकी वजह से क्रोनी कैपिटलिज्म की स्थिति जो है रिसेंट सालों में बढ़ गई, या फिर उसके सीरियस आरोप सरकार के ऊपर लगाएगी। अब क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, क्रोनी मतलब कि जिसके क्लोज कनेक्शन है उनको हम फायदा देंगे, ठीक है।
है, तो ये हो गया क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये स्थिति के आरोप लगाए गए हाल फिलहाल के सालों में, और ज्यादातर अंबानी अडानी जी के केसेस में ही लगाए जाते हैं ना। द गवर्नमेंट has refused to investigate the serious charges against SEBI chairperson Madhabi Puri Buch and the Adani Group। सरकार के ने मना कर दिया कि वो कोई भी जांच नहीं करेंगे जो सेबी के चेयरपर्सन मधाबी पुरी बुच के और अडानी ग्रुप के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए उनकी जांच करने से केंद्र ने मना कर दिया। विच कंट्रोल 7 इंडियन एयरपोर्ट, जिसमें से अडानी ग्रुप कौन है? अडानी ग्रुप वो है जो हिंदुस्तान के 7 बड़े एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैव अ लॉट टू आंसर। वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें, तो उनको भी बहुत सारे सवालों के जवाब देना बाकी है, यानी कि उनके ऊपर भी बहुत सवाल खड़े होते हैं। द बीजेपी has already opposed any PAC investigation into these questions। बीजेपी ने पहले ही इसका अपोजिशन कर दिया है, इसका विरोध कर दिया है कि वो कोई भी पैक इन्वेस्टिगेशन इन सवालों के ऊपर नहीं होने देंगे, वो उसके समर्थन में नहीं है। The 22-member PAC has 13 members from BJP-led NDA। तो 22 मेंबर की पैक कमेटी है, इसमें 13 सदस्य बीजेपी लेड एनडीए के हैं। अब 13 सदस्य केवल बीजेपी के नहीं है, उनके जो सहयोगी दल हैं उनके टोटल मिला के 13 सदस्य हैं, ठीक है। एंड 9 ऑपोजिशन एमपीज, और 9 सदस्य इसमें ऑपोजिशन के हैं, इंक्लूडिंग 4 फ्रॉम कांग्रेस, जिसमें कि 4 कांग्रेस के भी सदस्य हैं। The committee's assertive posturing could be undermined by the ruling coalition's majority। तो जो इस कमेटी का जो रुख है, assertive रुख है किस चीज का, कि हमें इसके बारे में जांच करनी है, इस सबको कमजोर कौन कर सकता है? रूलिंग संगठन पार्टी की, जो रूलिंग गठबंधन पार्टी की जो मेजोरिटी है, क्योंकि 13 सदस्य उनके पास है। तो ये इस संस्था की जो मंशा है कि हमें दृढ़ निश्चय के साथ में काम करना है, उसको प्रभावित कर सकता है, इस बात की संभावना भी है। तो अभी हमें ये बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई पैक कमेटी आ गई, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके ऊपर भी कुछ सीमाएं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। द पैक and the department related standing committees, many of which are yet to be constituted, should assert their role as instruments of parliamentary authority। बोल रहे हैं चाहे पैक हो या फिर कई डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो बनाई जा रही हैं, जिनमें से भी कई सारी बननी है, शुड असर्ट मतलब उनको दृढ़ निश्चय के साथ में अपना जो रोल है, किस चीज का? इंस्ट्रूमेंट, उपकरण है हम पार्लियामेंट्री अथॉरिटी का, इसका रोल जो है वो दृढ़ करना पड़ेगा। एंड द इन्फोर्सर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, और हम लागू करने वाले हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव है, अफसरशाही है, उनकी जवाबदेही को, जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसको लागू करने वाले हैं। यानी कि पैक और जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनेगी, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य पार्लियामेंट की जो संविधान है उसके हमें अनुशासन रखना है, उसका पालन करना है, और हमें जनता के प्रति जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, अफसरशाही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, और ये अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, बरकरार रहे, ये सुनिश्चित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बेस्ड ऑन द पैसेज। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा तथ्य जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बताया जा सकता है पैसेज के अनुसार? The PAC's new agenda primarily focuses on economy and financial reforms। ऐसा तो नहीं है, उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि हमें देश की इकोनॉमी को सुधारना है या हमें देश के जो भी बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें कुछ बदलाव लेकर आना है। उनका काम है जवाबदेही तय करना, उनका काम है कि जहां कहीं भी गलती हुई है वो अकाउंटेबिलिटी वो क्रिएट करे, ठीक है। तो इनकरेक्ट है। The PAC has limited power to examine the functioning of executive। इनकरेक्ट है, उनके पास में भरपूर पावर है, वो कर सकते हैं, उनका उद्देश्य ही यही है। The PAC is restricted to review only government expenditures and cannot examine broader policy matters। ये भी इनकरेक्ट है, उनके पास में दायरा खुला है कि वो कितने भी व्यापक तौर पर डिस्कशन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। The PAC is aiming to assert greater oversight over the government's activities in areas of public interest। बिल्कुल करेक्ट है, उनका इस वक्त का उद्देश्य यही है कि वो जांच करे सरकार की जो भी गतिविधियां रही हैं पब्लिक इंटरेस्ट के एरियाज में, जैसे कि हमने बोला वेलफेयर पॉलिसीज जो केंद्र द्वारा लागू की गई हैं, उनमें कितना फंड्स दिए गए, कहाँ धांधली हुई, ये सब जांच करेंगे वो।
सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. The Public Accounts Committee has picked up 5 subjects suo moto, meaning it did so dash after consultation with government officials. suo moto का मतलब होता है, मोटो का मतलब होता है खुद से किया हो. ठीक है, हमने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, जैसे बोलते हैं ना कि पार्लियामेंट ने suo moto इसमें संज्ञान लिया जो कोलकाता एमजी कर में रेप केस हुआ, उसके बारे में suo moto उन्होंने संज्ञान लिया, यानी कि खुद से लिया. उनके पास कोई पिटिशन नहीं आई, उनसे किसी ने अपील नहीं करी, लेकिन खुद से पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने किया. तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, खुद से उन्होंने प्रयास किया. विदाउट प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स, बिल्कुल करेक्ट है. कोई बाहरी रिस्पॉन्स नहीं आया है, बाहरी सोर्स से कोई दबाव नहीं आया है, उद्देश्य नहीं दिया गया है, खुद से उन्होंने संज्ञान लिया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is one of the primary functions of the newly constituted Public Accounts Committee as mentioned in the passage? पैसेज के अनुसार मुख्य कार्यवाही किसकी, जो अभी नव गठित पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी मुख्य कार्यवाही क्या है, उसका मुख्य फंक्शन क्या है? उसका मुख्य फंक्शन है अकाउंटेबिलिटी तय करना. ठीक है, अप्रूविंग गवर्नमेंट्स बजट, वो तो ये नहीं करते, वो तो संसद में होता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं. इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स, बिल्कुल करेक्ट है. सेंटर, केंद्र द्वारा स्पॉन्सर, ये एक पार्ट है, और भी काफी सारे पार्ट है, लेकिन उनका एक पार्ट ये भी है. एडवाइजिंग ऑन पार्लियामेंट्री इलेक्शन प्रोसीजर्स, इनकरेक्ट है. रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज कोalition, इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which of the following statements is incorrect based on the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? The PAC is one of the oldest parliamentary panels in India. करेक्ट है, हमने पढ़ा ना जहां पे हमने बात करी कि ये देखो, all its reports are sent to PAC, one of the oldest and most significant parliamentary panels. तो ये करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, राइट? All government expenditure requires prior parliamentary sanction through appropriation bill, ये भी करेक्ट है. The pack consists of only opposition MPs, incorrect है. 22 MPs हैं, 22 members हैं, जिसमें से 13 सरकार के हैं और 9 opposition के हैं, जिसमें 4 कांग्रेस के हैं. ठीक है, पूरा आपको ब्रेकआउट बता दिया है. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. Why does the passage emphasize the importance of PAC asserting its role? PAC का रोल सुनिश्चित करने में क्या इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, क्यों उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, किसका रोल क्या है? ठीक है, because it ensures the government's majority in parliament, incorrect है. To investigate and audit financial irregularities in government departments, incorrect है. To enforce the executive's accountability to the people, बिल्कुल करेक्ट है. So option C is correct. We have 2 types of thoughts. हमारे दिमाग में 2 तरह के विचार होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब जो आप सोच रहे हो कि भाई मैं कौन सा कॉलेज लूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज लूं, मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं या मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाऊं, तो ये आपके वॉलंटरी थॉट है. इनवॉलंटरी थॉट होते हैं कि आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और उस टाइम आपके दिमाग में अचानक से आ जाए कि यार मेरे को 14 अगस्त की फलानी डेट को फलाने टाइम पे मेरे फलाने फ्रेंड ने मुझे ये बात क्यों बोली थी. वो आपका इनवॉलंटरी थॉट है, उसको आपने बैठ के सोचने नहीं लगे, वो अचानक से आपके दिमाग में आ गया, या फिर अचानक से आपके दिमाग में आ गया कि मम्मी ने खाने में क्या बनाया होगा, आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है. ये इनवॉलंटरी थॉट्स हैं. ठीक है, वॉलंटरी थॉट्स आर द वंस वी डैश चूज टू हैव, वी डेलिबरेटली, पर्पसफुली, जो हम जानबूझ के सोचते हैं कि हम इन विचारों के ऊपर अब चिंतन करते हैं, वो होते हैं वॉलंटरी थॉट्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्लानिंग, एनालाइजिंग और एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी. उदाहरण के तौर पे जब आप किसी एक्टिविटी के प्लानिंग कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, उसमें एंगेज होने की बात कर रहे हो, जैसे कि आपको स्कूल से टास्क दिया जाता है कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो उस असाइनमेंट का ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस तरीके से आपने उसको परस्यू करना है, क्या करना है, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ये सब क्या है, वॉलंटरी थॉट्स हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है, Involuntary thoughts are the ones that arise in our mind on their own. Involuntary thoughts वो होते हैं जो आपके दिमाग में अचानक से आ जाते हैं. 2012 मूवी 2012 में रिलीज हुई थी, आपको आज अचानक से आ गया कि यार इतनी गर्मी पड़ रही है, सच में अगर दुनिया खत्म होगी तो हमने तो भी जीवन ही कुछ नहीं देखा. तो ये क्या है, इनवॉलंटरी थॉट है, आप जानबूझ के नहीं सोच रहे पर आपके दिमाग में आ गया.
If you have ever tried meditating, you surely know what involuntary thoughts look like. अगर आपने कभी भी मेडिटेशन करने की कोशिश करी या कभी भी सिंसियरली आपने पढ़ाई करने की कोशिश करी है, तब आपको पता चल जाएगा कि इनवॉलंटरी थॉट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जो आपको उस पढ़ाई से डाइवर्ट करते हैं। 2 मिनट में व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट्स में यूट्यूब रील्स देख लेता हूँ, 2 मिनट्स इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी थॉट्स हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट over 90% of our thoughts arise involuntarily. रिसर्च बताती है कि 90% से भी ज्यादा हमारे विचार जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, इवन व्हेन वी आर कॉन्शियसली एंगेज्ड इन समथिंग मेनी ऑफ आवर थॉट्स आर इनवॉलंटरी। जब हम किस जानबूझ के पर्पसफुली किसी कार्रवाई में भी इंगेज होंगे, किसी कार्रवाई में कुछ काम कर रहे होंगे, तब भी हमारे दिमाग में इनवॉलंटरी थॉट्स आते रहते हैं। बैठो पढ़ने, जानबूझ के ही बैठो ना पढ़ने, सोच समझ के बैठो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन आएंगे विचार, इधर उधर के सारे विचार आएंगे। थोड़ी देर तो आप पेन को मुंह में लेकर इधर उधर सोच रहे होंगे, दीवारों की तरफ देख रहे होंगे, सर खुजा रहे होंगे। ये सब क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी थॉट, इनवॉलंटरी एक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम इनवॉलंटरी थॉट्स। Many of dash are repetitive. तो कई सारे हमारे जो थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आने वाले होते हैं। एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ देम आर नेगेटिव। और इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे दिमाग में इनवॉलंटरी थॉट्स आते हैं, इनका बहुत बड़ा हिस्सा नेगेटिव होता है एंड डिसएम्पावरिंग, और हमें कमजोर करने वाला होता है ना। कई बार बैठे हुए हैं, मैंने फलां जगह जाना है, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, या कोई हमारे घर आने वाला उसने कुछ गलत बोल दिया तो, मम्मी के सामने मेरी पोल खुल गई तो ये ऐसे कुछ नेगेटिव ही विचार आते हैं। मैं फेल हो गया तो What is the source of this negative slant? तो ये नेगेटिव विचारों का सोर्स क्या है? Our subconscious mind is the storehouse of all our past desires. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, पास्ट में आपने जो भी इच्छाएं रखी होंगी, महत्वाकांक्षाएं रखी होंगी, इमोशंस होंगे, आपके बिलीफ्स होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, उन सबको स्टोर करके रखता है। एंड कंडीशन बाय आवर पास्ट, और क्योंकि हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, इन सब ने इनको कंडीशनिंग करी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा है। इट कैरीज अ हाईली जजमेंटल डैश। तो ये बहुत ज्यादा जजमेंटल मतलब जो जज करने वाला हो, दूसरे का आंकलन करने वाला हो, ऐसी विचारधारा रखता है। इट डैश एवरीथिंग टू बी गुड और बैड। वो हर किसी को कैटेगराइज करते हैं, या तो अच्छा है या बुरा है, या डिजायरेबल है या अवॉइडेबल है, प्लेजरेबल है या पेनफुल है, हर चीज को इस कैटेगरी में वो डिवाइड करता है। फर्स्ट है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी थॉट्स आर द वंस वी डैश चूज टू हैव फॉरबॉन्डिंगली। फॉरबॉन्डिंगली का मतलब होता है बुरे के एहसास होने के लिए, बुरे के आशंका के साथ में। इनऑस्पिशियसली मतलब कि अशुभ। केयरलेसली मतलब बेफिक्रे रूप से, लापरवाही से। कॉन्शियसली मतलब सोच समझ के, जानबूझकर, सोच समझ के। तो कॉन्शियसली मतलब जो जानबूझ के, सोच समझ के हम करते हैं, वो होते हैं वॉलंटरी थॉट्स। इवन व्हेन वी आर कॉन्शियसली एंगेज्ड इन समथिंग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑफ समथिंग, एट समथिंग, बाय समथिंग नहीं होगा, इन समथिंग। जानबूझ के आप किसी कार्यवाही में लिप्त है, किसी कार्य में लिप्त है। Many of dash are repetitive. Many of its तो नहीं आएगा। Many of them, हम विचारों की बात करें तो उनमें से बहुत सारे विचार। So option B is correct. Them is correct. Our subconscious mind is the storehouse of all our past desires, emotions, beliefs and experiences. And conditioned by our past, it carries a highly judgmental dash. Bias मतलब कि पक्षपात, सुझाव, ठीक है, पक्षपातपूर्ण। केयर मतलब सावधानी, किसी की देखभाल, ध्यान रखना। गेस मतलब अनुमान लगाना। और प्रोग्नोसिस मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो ये हमारे पास जजमेंटल बायस रखता है, ठीक है, कि हम कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं, कुछ चीजों को बुरा मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जजमेंट है, बायसनेस है, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, हमारे पुराने बिलीफ्स के बेसिस पे, हमारे पुराने इच्छाओं के बेसिस पे ये बायसनेस रखता है। इट डैश एवरीथिंग टू बी गुड और बैड। इट इनजस्टिस मतलब कि किसी के साथ में कुछ दुर्भावनापूर्ण या फिर कहें अन्याय होना। जस्टिस मतलब न्याय।
जजेस, जजेस मतलब किसी को जज करना, एंड जज्ड, जज्ड मतलब किसी को जज किया जा चुका है। तो जजेस मतलब कि किसी के ऊपर वो कुछ धारणा रखता है, कुछ सोच रखता है, तो वो जज करता है। कैसे जज करता है? या तो गुड या बैड जज करता है, अवॉइडेबल डिजायरेबल जज करता है, प्लेजरेबल पेनफुल जज करता है। सो ऑप्शन सी जजेस इज करेक्ट। His opponents viewed him as stubborn. Stubborn का मतलब होता है हठी, जिद्दी, dogmatic and inflexible. तो उसके opponents जो थे वो उसको stubborn मानते थे, हठी मानते थे, जिद्दी मानते थे, dogmatic, dogmatic मतलब एकदम कट्टर मानते थे, ठीक है, कि अपने धर्म का बहुत ही रिजिड है, कट्टर है। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल मतलब कि जो बिल्कुल भी लचीला नहीं है, दूसरे के ओपिनियंस को या किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अब इसका एंटोनिम क्या आएगा? फर्स्ट है अमीनेबल। अमीनेबल का मतलब होता है जवाबदेह। तो कट्टर है, वो अपने विचारों में मस्त है, उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूं, ठीक है। लेकिन अमीनेबल है, वो फ्लेक्सिबल है, वो जवाबदेह है। उसको अगर कोई बंदा अगर जवाबदेह होता है ना, किसी चीज के लिए जवाबदेही रखता है, तो वो चेंज भी करेगा। अगर उसको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरी गलती है तो वो चेंज भी करेगा। जो मानेगा ही नहीं कि मैं गलत हूं, वो कैसे चेंज करेगा? बायस्ड, बायस्ड मतलब कि ओपिनियन रखना, पक्षपाती होना। डिसऑनेस्ट, बेईमान। केयरलेस मतलब केयर फ्री, लापरवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अमीनेबल इज करेक्ट। द फैमिली was saved from burning building by the brave firefighter. अब इसमें brave का हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो फर्स्ट है, पहले मतलब समझो कि फैमिली जो है उसको बचा लिया गया, एक बर्निंग जलती हुई बिल्डिंग में से उस फैमिली को बचाया गया एक ब्रेव फायर फाइटर द्वारा। फर्स्ट है कावर्डली, कावर्डली तो मतलब डरपोक होता है, ये तो एंटोनिम हो गया, सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकता। फियरलेस, फियरलेस मतलब निडर, तो ब्रेव मतलब भी निडर होता है, बहादुर होता है, फियरलेस मतलब भी निडर होता है, बहादुर होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक। अनअफ्रेड, अनअफ्रेड मतलब भी निडर होता है, नॉट फ्राइटेंड, स्कैर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हम फियरलेस सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। बोल रहे हैं कोई भी व्यक्ति है वो फ्रेंडली हो सकता है, मैत्रीपूर्ण हो सकता है, टिमिड हो सकता है, क्लेवर हो सकता है, फियरलेस हो सकता है किसी भी स्थिति के रूप में। अगर स्थिति कैसी है उसके अनुसार वो व्यक्ति अपना बदलाव कर सकता है चीजों में। तो यहाँ पे हमें बोल्ड का एंटोनिम बताना है। बोल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग या फिर कहे कि साहसी, ठीक है, बहादुर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड, डरपोक, फियरलेस जिसमें डर नहीं है। तो बोल्ड में डर नहीं है, वो तो सिनोनिम हो गया। टिमिड, डरपोक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्रुव्स एंगर ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली, जब आप कोई व्यक्ति एकदम से गुस्सा हो जाता है तो उसको ब्लेज ऑफ नहीं कहेंगे, एंगर ब्लेज्ड ऑफ नहीं कहेंगे, एंगर ब्लेज्ड अप होता है, ठीक है। ब्लेज्ड के साथ में अप का प्रयोग होता है उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए। तो ऑप्शन डी ब्लेज्ड अप इज करेक्ट। ब्लोइंग स्मोक, ईडियम का मीनिंग बताना है। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है झूठ बोल के किसी को गुमराह करना, ठीक है। तो टू टीज समवन रिलेंटलेसली, किसी को परेशान करना। टू हाइड समथिंग, छुपाना। बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ चीज जला देना। टू लाई टू परप्लेक्स अदर, यानी कि भ्रमित करने के लिए झूठ बोलना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। It is no exaggeration to say the Hussain Sagar Lake is an integral element of Hyderabad and Hyderabad's history. Integral का हमें क्या बताना है? अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। इंटीग्रल का मतलब होता है अनभिज्ञ, जो आपसे सेपरेट नहीं हो सकता, आपका आंतरिक हिस्सा है, अखंड हिस्सा है, ये होता है इंटीग्रल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो चीज अलग है, एक्स्ट्रा है। एसेंशियल जरूरी, एक्स्ट्रा ज्यादा, अतिरिक्त। इनहेरेंट, इनहेरेंट जो हमें विरासत में मिला हो, ठीक है। और टोटल, टोटल मतलब संपूर्ण। तो ऑप्शन बी एक्स्ट्रा इज करेक्ट। He was not happy until he gave up his job and life as a फकीर in the forest. तो लाइव नहीं होगा, लिव्ड होगा, वो फकीर की तरह जिया। तो तब तक वो खुश नहीं था जब तक उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी और फकीर की जिंदगी जीने लगा फॉरेस्ट में जाके। लाइव नहीं होगा, लिव्ड होगा, क्योंकि गेव जो है पास्ट में आ रहा है, तो लिव जो है वो प्रेजेंट की घटना है, क्या होगा? लिव्ड। पास्ट में क्या आ जाएगा? लिव्ड। Until he gave up his job and lives. Until he gave up his job and lived. Until he gives up his job and lived. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट।
he dash imitates the playful movement of the dash. he does मतलब करता है, ठीक है, तो does मतलब करता है, वो imitate करता है। यहाँ पे ये वाला does है फीमेल डियर, तो ये फीमेल डियर तो नहीं होएगा, करने की बात हो रही है, कार्य को करने की, तो वो ये वाला डज आएगा, तो बी फर्स्ट में तो बी आ जाएगा। इमिटेट द मूवमेंट ऑफ डोज, सेकंड है डोज। डोज होता है जो आप दवाई की डोज वगैरह लेते हैं, ये वो डोज होता है। और डज, ये वाला डज है फीमेल डियर, तो फीमेल डियर की चाल को, मूवमेंट को इमिटेट कर रहा है ना, उसकी नकल कर रहा है, तो बी एंड ए ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइडिंग अ हॉर्स was a piece of cake for him. A piece of cake मतलब बहुत easy था उसके लिए। A very difficult task, incorrect. Confusing work, incorrect. An everyday affair, incorrect. A very easy task, option D is correct. His dash stature was not a measure of his overall personality. Scrawny, scrawny का यहाँ पे replacement ढूंढना है। Scrawny का मतलब होता है यानी कि बहुत ही unattractive, बहुत ही बोनी, थिन सा, पतला सा, मरियल सा, है ना, कि ये तो इसमें तो जान ही नहीं है, तो ऐसे ही है, थोड़ा सा ढीला ढाला सा बंदा, इसमें कोई जान नहीं है, सुखड़ा सा है, वो हो गया। तो उसकी ऐसा जो स्टैचर था, नॉट अ मेजर ऑफ हिज ओवर, वो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दर्शाता नहीं था। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। कीन, कीन का मतलब होता है जिज्ञासु। सिकली, सिकली मतलब बीमार। मस्क्यूलर, मस्क्यूलर मतलब बहुत ही हट्टा गट्टा। थिन मतलब पतला। सो यहाँ पे स्क्रॉनी का मतलब थिन होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वंदे मातरम, अ पायगनेंट पोएम, इज ऑब्वियसली एंड इंडिस्प्यूटेडली द प्रीमियर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। बोलते हैं वंदे मातरम जो है वो बहुत पायगनेंट पोएम है। पायगनेंट मतलब बहुत गहरा प्रभाव डालने वाली, और जाहिर तौर पे ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिस्प्यूटेबली लिखना है। इंडिस्प्यूटेबली का बजाय क्या होता है, ई नहीं आता, ए आता है, इंडिस्प्यूटेबली। तो इंडिस्प्यूटेबली यानी कि निर्विवाद प्रीमियर नेशनल सॉन्ग है हिंदुस्तान का। तो ऑब्वियसली की स्पेलिंग करेक्ट है, पायगनेंट, वंदे मातरम, प्रीमियर नेशनल सॉन्ग सबके करेक्ट है। एरर किसमें है, इंडिस्प्यूटेबली, क्या होगा, टी ई के बजाय टी ए, इंडिस्प्यूटेबली, ठीक है, ऑप्शन सी में एरर है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब किसी का मान सम्मान। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट, इनवैलिडेट मतलब अमान्य करना। डिसरिस्पेक्ट अपमान करना। अटेंड मतलब उपस्थित होना। ऑनर मतलब सम्मान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। सोनू ईट्स डैश लाइक अ रैबिट, तो रैबिट क्या खाता है, कैरेट खाता है, तो वो कैरेट खाता होगा रैबिट की तरह। तो कैरेट के स्पेलिंग क्या होता है, CARROT, जो खाने वाली कैरेट होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब किसी चीज को अस्वीकृत करना, इसके स्पेलिंग करेक्ट है। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल एस नहीं आता डिसअपॉइंट में, डबल पी आता है केवल, ठीक है। DISSAPPOINT, डिसअपॉइंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The company do not broke the law at any time. Do not मतलब आगे फ्यूचर में करेंगे, do not do it, ठीक है, फ्यूचर की बात है। तो ब्रेक का जो ब्रोक है वो पास्ट की घटना है। do, does और did के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ब्रोक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ब्रेक आएगा, और do not की बजाय क्या आएगा, does not। So ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।